Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। स्क्रीन विजिबल है? स्टार्ट करें। Yes, sir. ऑल राइट। So in the last lecture, we had discussed so many properties related to memory. Characteristics of memory. So first we have discussed location, then capacity, unit of transfer, access method, physical characteristics, cost, performance factor. Now in this lecture, we will cover the main memory. So let's define first what is main memory. The memory that communicate directly with the central processing unit, which is known as CPU, called main memory. Main memory can be classified as volatile and non-volatile on the basis of availability of data when power is switched off. The second important point about the main memory is main memory consists of 2 raised to the power n addressable words, each word having unique n-bit address for mapping purpose. This memory is considered to consist of a number of fixed length blocks of k words each. The another name of this memory is also called random access memory, RAM. So the average access time and cycle time
in RAM are constant and independent of location accessed. The main memory is managed by a MMU unit, which is known as memory management unit, in cooperation with operating system. It is also called primary memory. The computer can manipulate only data in main memory. Therefore, every program you execute, every file you access must be copied from a storage device into main memory. So these are some points which are related to primary memory. Let's discuss one by one and understand what the point tells us. The memory that directly communicate with the central processing unit, एक ऐसी मेमोरी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, उस मेमोरी को कहा जाता है मेन मेमोरी. मेन मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड एज अ वोलेटाइल. यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए हैं. फर्स्ट इज वोलेटाइल, सेकंड इज नॉन वोलेटाइल. सो वोलेटाइल मतलब होता है जो डेटा लॉस्ट हो जाए. अगर पावर स्विच ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी से या किसी भी मेमोरी से अगर डेटा वॉश आउट होता है, टोटल डेटा लॉस्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है वोलेटाइल. और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अगर पावर कट ऑफ हो भी जाए तो भी डेटा प्रिजर्व रहता है. सो प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, वोलेटाइल भी होती है और नॉन वोलेटाइल भी होती है. ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, वो किस मेटल से मिलकर बनी है और उस मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. राइट. अगर वो सिंपल ट्रांजिस्टर या कंडेंसर, कैपेसिटर इनसे मिलकर बनी है तो वो डायरेक्टली वोलेटाइल होगी, उसमें डेटा प्रिजर्व नहीं रह सकता, क्योंकि ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर इनका नेचर होता है कि वो वोल्टेज को तभी तक रखेंगे जब तक वोल्टेज सप्लाई होगा. और इंफॉर्मेशन इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमेशा वोल्टेज के फॉर्मेट में स्टोर होती है. सो अगर कोई भी प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली किसी ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी है, कैपेसिटर से मिलकर बनी है, कंडेंसर से मिलकर बनी है, तो वो वोलेटाइल होगी. और अगर वो किसी दूसरे मेटल से बनी है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो किसी मैग्नेटिक स्पॉट के जैसा है, या कोई फेरेट कोर जो मेटल होता है वो भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है, तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा उस मेटल में परमानेंटली स्टोर रहता है. जैसे आपने देखा होगा कि जो हार्ड डिस्क होती है या सीडी और डीवीडी होती है, उसमें जो मैग्नेटिज्म्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, तो वहां पर मैग्नेटिक के कुछ होल्स बनते हैं.
मैग्नेटिक के कुछ स्पॉट बनते हैं जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस का फॉर्म ले लेता है, क्योंकि सीडी और डीवीडी में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक वे में डेटा स्टोर नहीं होता, इसलिए उन स्टोरेज डिवाइस को हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो जो डेटा को परमानेंटली रखे, जो डेटा को पावर कट ऑफ होने के बाद भी लॉस्ट ना करे, ऐसी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और जो पावर कट के बाद डेटा नहीं रखता है, ऐसी मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। उसमें आ सकता है सीडी, आ सकता है डीवीडी, आ सकता है फ्लॉपी डिस्क, आ सकता है। ये सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इनका जो नेचर है डेटा को स्टोर करने का, वो होता है मैग्नेटिक स्पॉट, और वो हमेशा परमानेंट बनते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हार्ड डिस्क है या सीडी या डीवीडी है वही भी हम इस तरह क्लासिफाइड कर सकते हैं कि वो वोलेटाइल भी हो सकती है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है। तो प्राइमरी मेमोरी का वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होने का मीनिंग यहाँ पर उसके मेटल से रिलेटेड है, कि वो किस तरह के मेटल से मिलकर बनी है, उसके इक्विपमेंट क्या है। सो classified as a volatile and non-volatile on the basis of stability of data. को कितनी लगती है उसको हम वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल कहते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ डेटा कब? जब व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, जब पावर चला जाता है तब वो कितनी देर के लिए डेटा को स्टेबल रखती है। क्या वो तुरंत ही डेटा को लॉस्ट कर देती है, या फिर वो धीरे धीरे डेटा को लॉस्ट। आपने ये भी सुना होगा कि प्राइमरी मेमोरी में लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है। मेमोरी में डेटा का लीकेज वाली प्रॉब्लम है, वो कैपेसिटर के कारण होता है, क्योंकि कैपेसिटर की टेंडेंसी होती है कि वो धीरे धीरे चार्ज को डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ द डेटा है, ये उस बात को इंडिकेट करता है कि प्राइमरी मेमोरी किस इक्विपमेंट से मिलकर बनी। अगर प्योरली वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होगी, तो ट्रांजिस्टर का नेचर होता है कि या तो उसके अंदर कंप्लीटली चार्ज स्टोर होगा, या तो कंप्लीटली वहां से चार्ज हट जाएगा। दैट मीन्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हमने पढ़ा हुआ है फ्लिप फ्लॉप में कि ट्रांजिस्टर या तो सैचुरेट होगा या तो अनसैचुरेट होगा। ट्रांजिस्टर में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हम 0 को मानते हैं कि उसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। और हम यदि उसमें 1 स्टोर करते हैं, इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर फुली सैचुरेटेड है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, राइट। बट यदि वहीं पर यदि हम किसी प्राइमरी मेमोरी को कैपेसिटर से मिलकर बना दे, यदि उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है अगर वो कैपेसिटर हुआ, तो कैपेसिटर होती है कि जब आप उसको एक फिर आप पावर स्विच ऑफ कर देते हो, तो कैपेसिटर रैपिडली कभी भी अपने चार्ज को डिस्चार्ज नहीं कर, वो अपने चार्ज को डिस्चार्ज करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपने सीलिंग फैन को ले सकते हैं, कि सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर लगा होता है, उस कैपेसिटर का पर्पस होता है कि वो उतने अमाउंट को के चार्ज को स्टोर करके रख जितना फैन को फर्स्ट रोटेशन में रिक्वायर्ड होता है। तो जब भी आप सीलिंग फैन की स्विच ऑन करते हो, तो एक छोटा सा झटका फील होता है सीलिंग फैन में। वो जो झटका होता है, वो जो करंट सप्लाई होता है, वो कैपेसिटर से का रोटेशन स्टार्ट होता है, फिर उसके अंदर जो करंट सप्लाई है वो बढ़ता जाता है, और फिर वो कंप्लीट रोटेशन लेता है। और फिर जब आप सीलिंग फैन का पावर स्विच ऑफ कर देते हो, तो कैपेसिटर अपने अंदर कुछ चार्ज को स्टोर करके रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी सीलिंग फैन ऑन होगा, तो उसको फर्स्ट जो चार्ज है, वोल्टेज है, वो उसको कैपेसिटर से मिलता है। तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज भी होता है और कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज भी होता है। यही रीजन है कि सीलिंग फैन तुरंत ही बंद नहीं होते और तुरंत ही चालू नहीं होते स्पीड से। तो अगर हम प्राइमरी मेमोरी को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, और उसका जो इक्विपमेंट है, अगर हम कैपेसिटर यूज करते हैं, तो कैपेसिटर के नेचर के हिसाब से जो डेटा की स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे लॉस्ट होगी। और अगर ट्रांजिस्टर से बना है, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ डेटा है वो तुरंत ही लॉस्ट हो जाएगी। तो अभी जो हम प्राइमरी मेमोरी जो यूज करते हैं, वो प्योरली ट्रांजिस्टर की बनी होती है, राइट। तो इसमें मेमोरी में लीकेजिंग का जो इशू है, आपको बार बार रिफ्रेश करना होता है। यदि आपको
प्राइमरी मेमोरी के कंटेंट को कंटिन्यूसली रखना है, देखना है, तो आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना होता है, क्योंकि उसको आपको रिफ्रेश करना होता है ताकि उसके जो भी बफर है उसकी वैल्यू डायरेक्टली फिर से उसी इंफॉर्मेशन के साथ लोड हो जाए। तो यही काम होता है रिफ्रेश में भी। जब आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश बटन दबाते हो तो उसके जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसमें जो मेमोरी सेल्स हैं वो अपने डेटा को रीलोड करते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी हमेशा धीरे धीरे डेटा की लॉस करती है। सेकंड जो समझना जरूरी था कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी प्राइमरी मेमोरी होती है। थर्ड पॉइंट, द मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 2n एड्रेसेबल वर्ड्स। एक मेन मेमोरी की कैपेसिटी होती है कि वो 2n एड्रेसेबल वर्ड्स को रख सकती है। नाउ 2n एड्रेसेबल वर्ड्स का मतलब होता है अगर 4 डेटा लाइंस है तो 2 दैट इज 16 वर्ड्स पर हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ईच वर्ड्स हैविंग यूनिक n बिट एड्रेस, उसमें हर एक वर्ड का n बिट का एक एड्रेस होगा जो कि मैपिंग पर्पस में यूज होगा। दिस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि हम किसी भी वर्ड को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, इसी पर्पस से, इसी रीजन से इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर रैंडम का मीनिंग होता है कभी भी कोई भी लोकेशन एक्सेस करना, एक्सेस मीन्स एक्सेस करना, और मेमोरी की शेल यहाँ पे मेमोरी रेफर करता है। तो प्राइमरी मेमोरी में लाखों करोड़ों सेल्स बनी होती है, बफर बने होते हैं, राइट। उन बफर्स में उन मेमोरी सेल्स का कनेक्शन डायरेक्टली डेटा लाइन से होता है, एड्रेस लाइन से भी होता है, डेटा लाइन से भी होता है। तो एड्रेस लाइंस के कारण सभी मेमोरी सेल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि हम रैंडमली किसी भी मेमोरी सेल्स पर अप्रोच लगा पाए, राइट। इसको आप सिंपल इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई डेटा, सपोज आप जो इंटीजर की एक्सेसिंग करते हो, सिमिलरली आप उसको उस तरह से मान सकते हैं कि जैसे आपने इंटीजर का एक अरे बनाया है, उस इंटीजर के अरे में सपोज एक इंटीजर का अरे है जिसमें आपने स्टोर किया है यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से आप रैंडमली किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो। आप जो प्रोग्रामिंग में जब आप एक अरे बनाते हो जिसकी कैपेसिटी सपोज 5 है, इसका मीनिंग है कि एक ARR होगा, एक बेस एड्रेस होगा जिसको पॉइंट कर रहा होगा ARR एक अल्फ़ाबेट, एक ARR वर्ड, और इस पर अलग अलग लोकेशन पर ये इनपुट्स होंगे, सपोज 10, 20, 30, 40 एंड 50। और सभी इंटीजर की एक प्रॉपर लोकेशन होती है। सपोज 0 इंडेक्सिंग पर 10 है, 1 इंडेक्सिंग पर 20 है, 2 इंडेक्सिंग पर सपोज 30 है, 3 इंडेक्सिंग पर 40 है, और 4 इंडेक्सिंग पर 50 है। यदि आप फॉर लूप लगाते हैं तो आप i इक्वल टू, ये हम डायरेक्टली ARR ऑफ i से हम उसकी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं।
तो ARR यदि हम 2 कहते हैं, इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली कौन सी वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, जो इंडेक्स नंबर 2 पर एग्जिस्ट करती हो, दैट इज 30 इन अवर केस। सब इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में भी इस तरह से सेल्स होती है, जहां पर 10, 20, 30, 40 स्टोर होता है। एक्चुअल वो शेल प्राइमरी मेमोरी की शेल होती है। और ये जो एड्रेसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4 जो फिलहाल 10, 20, 30, 40, 50 के हैं, एक्चुअल में वो जो एड्रेसेस होते हैं वो उस मेमोरी शेल के एड्रेस होते हैं। और इन एड्रेस पर एक एक लाइंस आती है जिसको हम एड्रेस लाइंस कहते हैं। तो क्योंकि हर एक मेमोरी सेल से कनेक्टेड एक एड्रेस लाइन होती है, तो हम डायरेक्टली किसी भी मेमोरी पर डायरेक्टली अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे हमने इस अरे पर लगाया, इस अरे में 1, 2, 3, 4, 5 डेटा लाइंस कनेक्टेड है, जो कि इंडिविजुअल 5 इंटीजर को मैनेज कर रही है। सो 5 इंटीजर को मैनेज कर रही है, इसका मतलब कि हम किसी भी इंटीजर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय टेलिंग ARR I। आप I की वैल्यू बदलो, तो आप I की वैल्यू बदलते हो तो आप I की वैल्यू के हिसाब से जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। इसी तरह से यदि हम I की वैल्यू सपोज 0, 1 रख देते हैं, तो हमारे पास जो डेटा एक्सेस होकर आएगा वो होगा 20। सो हमारे पास अरे में क्लियरली दिख रहा है कि 1 इंडेक्सिंग पर 20 अल्फाबेट 20 इंटीजर स्टोर है, सो 20 प्रिंट हो जाएगा। सो जिस तरह से आप अरे के एक एक एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, इसी तरह से प्राइमरी मेमोरी पर भी हम किसी भी शेल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सेल से कनेक्टेड एक डेटा लाइंस, एक उसकी एक एड्रेस लाइन जरूर होती है। सो इस तरह से डेटा लाइन के कारण, एड्रेस लाइन के कारण उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। So this memory is also called random access memory. So the average access time and the cycle time in RAM are constant. इसलिए इसको constant बोला जाता है। तो रैंडमली किसी भी सेल्स को एक्सेस करने का जो टाइम होगा वो एक जैसा रहेगा, क्योंकि सभी सेल्स से कनेक्टेड एड्रेस लाइन होगी। आपको सीक्वेंस में जाना नहीं है, आपको सीरियली सेल्स को काउंट करते हुए अपने डिजायर लोकेशन पे नहीं पहुंचना है, या डिजायर्ड सेल पे नहीं पहुंचना है। और साथ ही साथ हर एक सेल इंडिपेंडेंट भी होती है लोकेशन वाइज। तो जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों रीजन से उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसलिए फास्ट होती है क्योंकि हर एक सेल्स डायरेक्टली कनेक्टेड होती है एड्रेस लाइन से। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन मेमोरी इज मैनेज्ड बाय MMU। सो क्वेश्चन आता है कि MMU क्या करता है, तो मेन मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉपरेशन करता है और मेन मेमोरी को प्रॉपर मैनेज करता है। सो MMU ये यूनिट है, एक हार्डवेयर यूनिट है जो कि मेन मेमोरी को मैनेज करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। हमें सभी को पता है कि ये इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये CPU के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो CPU पहली प्रायोरिटी प्राइमरी मेमोरी को ही देता है। द कंप्यूटर कैन मैनिपुलेट ओनली डेटा दैट इज इन मेन मेमोरी। कंप्यूटर हमेशा उन डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है जो कि मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं। Therefore, every program you execute, इसलिए हर एक प्रोग्राम जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या हर वो फाइल जो हम एक्सेस करना चाहते हैं, यदि हमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन करना है, फाइल को एक्सेस करना है, फाइल के कंटेंट को बदलना है, डिलीट करना है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू विद द फाइल शुड बी एग्जिस्ट इन द प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट। तो उससे हमें स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, वहां से हमें उसको पहले प्राइमरी मेमोरी में लेकर आना होगा, देन हम उसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब इस बेस पर कि वो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होती है, उस पर हम कुछ मेन मेमोरी की टेक्नोलॉजी समझते हैं कि मेन मेमोरी को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता होगा ताकि उसके जो कंटेंट है वो पावर कट ऑफ होने के बाद भी स्टेबिलिटी रहती है उन कंटेंट की। और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर मेन मेमोरी को डिज़ाइन किया जाता है ताकि पावर कट ऑफ होने के बाद भी डेटा, पावर कट ऑफ होने के बाद तुरंत ही डेटा वहाँ से लॉस्ट हो जाता है। So let's talk about the main memory technology.
फर्स्ट टेक्नोलॉजी होती है जिनसे मेन मेमोरी डिजाइन की जाती है, दैट इज फेरिट कोर मेमोरी। हम इस पे कुछ पॉइंट बना देते हैं, किस तरह की मेमोरी है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है। सो फेरिट कोर memories were used as main memory in computers or semiconductor memory were invented. Second point about the ferrite core memory. The ferrite core memories are based on the magnetic properties of the ferrite material. Third point is core is a ring shaped ferrite material which is used for storing binary information. The core can be magnetized in clockwise or anti-clockwise direction, thus representing logical 0 or 1. Electronic current is used to magnetize the core, and even after the current is removed, the ferrite material is in the specific magnetic state. This implies that the ferrite core memories were non-volatile. Large RAM can be made from this ferrite core by arranging these in multi-dimensional arrays. नाउ यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है जिनसे मेन मेमोरी बनाई जाती थी। आज के समय में जो मेन मेमोरी बनती है वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बनती है, जिसमें जो मटेरियल यूज होता है वो हाफ कंडक्टर होता है और हाफ इंसुलेटर होता है, राइट। आपको ये आइडिया होगा कि जो मटेरियल है उनमें तीन तरह की क्वालिटीज होती है, वो या तो कंडक्टर होंगे या सेमीकंडक्टर होंगे या इंसुलेटर होते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि आपने सीपीयू चालू किया हुआ है ये तब भी यदि आप प्राइमरी मेमोरी को टच करते हो तो आपको उतना करंट नहीं लगता है,
क्योंकि वो जो डिवाइस है, वो जो मेटल है, वो सेमीकंडक्टर होता है। तो एक वो तरह के मेटल है जो कंडक्टर होते हैं, जो अलाउ करते हैं करंट को सप्लाई होने के लिए, उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। और एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं कि उसके अंदर आप कितना ही वोल्टेज अप्लाई करें, वो करंट को अलाउ नहीं करते। इसका मतलब है कि वो इंसुलेटर है, राइट। उसमें रबर है, प्लास्टिक है, वुडन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें कभी भी करंट सप्लाई नहीं होता, आप कितना ही उसको ट्राई करो वोल्टेज देने का। बट कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, राइट, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब चीज़ों में करंट सप्लाई होता है। और कुछ ऐसे मटेरियल है जो पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर अगर आ जाते हैं तो उनमें करंट सप्लाई हो जाता है। ऐसे मटेरियल को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी का जो मटेरियल है, जो ग्रीन कलर का मटेरियल आप देखते हो, यदि आपने प्राइमरी मेमोरी को कभी टच किया हो या आपने कभी फिट किया हो मदरबोर्ड के अंदर, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसका जो मटेरियल है वो एक प्लास्टिक तरह का मटेरियल है, बट उसमें कई सारी चिप्स लगी होती है, सर्किट्स लगी होती है। तो वो एग्जैक्ट प्लास्टिक भी नहीं होता है और एग्जैक्ट वो कॉपर वायर भी नहीं होता है। तो वो जो मटेरियल होता है उसे हम सेमी कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। इसलिए चलते हुए पीसी में हम आसानी से रैम चिप को निकाल भी सकते हैं और फिट भी कर सकते हैं, जबकि उसके अंदर एसएमपीएस में पावर सप्लाई चालू है, तब भी हमें कोई भी ऐसा करंट नहीं लगता है, राइट। सो बात करते हैं हम लोग फेरेट कोर मेमोरीज की। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मेन मेमोरी को डिज़ाइन किया जाता है। और फेरेट कोर टेक्नोलॉजी, इसके पहले की टेक्नोलॉजीज थी बिफोर द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो टेक्नोलॉजी है वो अभी की टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर प्राइमरी मेमोरी को डिज़ाइन किया जा रहा है, कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, छोटे से छोटे साइज में बनाया जा रहा है। बाकी जिसके पहले जो टेक्नोलॉजी थी जिससे प्राइमरी मेमोरी को डिज़ाइन किया जाता था, वो था फेरेट कोर। The Farad core memories are based on the magnetic properties of the ferrite material. फेरिट मटेरियल से मिलकर बनता था ये प्राइमरी मेमोरी, और इसमें जो प्रॉपर्टीज होती थी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी मटेरियल पर मैग्नेटिक स्पॉट बनाते हैं तो उस मैग्नेटिक स्पॉट के फॉर्मेट पे जो डेटा स्टोर होगा वो परमानेंट स्टोर होगा। तो फेरेट कोर टेक्नोलॉजी उसी बेस पर डेटा को स्टोर करती थी, क्योंकि उस डिवाइस पर कुछ इंफॉर्मेशन के मैग्नेटिक स्पॉट बनते थे। So ferrite core memories are based on magnetic properties of the ferrite material. Core is ring shaped ferrite material. अब इसका शेप कैसा होता था, अगर हम फेरिट मटेरियल को देखें तो आप नेट पे जब सर्च करोगे तो एक रिंग शेप का उसका कोर होता था, विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम बाइनरी इंफॉर्मेशन को यूज़ किया करते थे। The core can be magnetized in clockwise or anti-clockwise direction, thus representing logical 0 और 1। तो यहाँ पे जो कोर होता था वो दो तरह से मैग्नेटाइज होता था, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर वो मैग्नेटाइज है तो इसका मतलब है कि वहां पर 1 आ चुका है, अगर वो मैग्नेटाइज नहीं है इसका मतलब है कि वो 0 है। और किसी भी कोर का मैग्नेटाइज होने का मीनिंग ये हो जाता है कि वहां पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज यूज टू मैग्नेटाइज द कोर। यहाँ पे जो कोर को मैग्नेटाइज करेगा वो कौन होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसके अंदर मैग्नेटिक स्पॉट बनेंगे उस कोर के अंदर। इसका मीनिंग होगा कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। देन आफ्टर, even after the current is removed, the ferrite material stay in the specific magnetic state। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई प्राइमरी मेमोरी फेरिट कोर टेक्नोलॉजी से मिलकर बनी है तो करंट लॉस होने के बाद भी इंफॉर्मेशन उसमें रहेगी। सो करंट के जाने के बाद भी फेरिट मटेरियल stays in the specific magnetic state. So this implies that the ferrite core memories were non-volatile। So जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन वॉलेटाइल जो नेचर होता है कि करंट सप्लाई फिनिश होने के बाद भी डेटा स्टे रहता है, तो वो नॉन वॉलेटाइल कैटेगरी है। और फेरेट कोर टेक्नोलॉजी से इस तरह की मेमोरी डिज़ाइन की जाती थी। And the large RAM can be made from this ferrite core by arranging these in multi-dimensional array।
और फिर इसी पर्पज से बड़ी बड़ी रैम्स, बड़ी साइज में जो रैम डिज़ाइन होती थी जो कि मल्टी डायमेंशनल अरे के बेस पर अरेंज की जाती थी, वो सब डिज़ाइनिंग इस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हुई। तो ये थी फर्स्ट टेक्नोलॉजी फेरिट कोर मेमोरी, जिनसे प्राइमरी मेमोरी डिज़ाइन की जाती थी पहले के समय में। अभी तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। अब फेरिट कोर टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सो डिसएडवांटेज, disadvantages of फेरिट कोर मेमोरीज। एडवांटेज तो यही हुआ कि उसके अंदर डेटा हमेशा रहता है और डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। दैट इज द एडवांटेज ऑफ फेरिट कोर मेमोरीज। बट व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेजेस? इट इज वेरी स्लो and bulky and consumes a lot of power. Second disadvantage, they were incompatible. They were incompatible to the processor technology, which are semiconductor based logic circuit. Difficult to construct because of wiring pattern. These wires are needed for magnetization. So there are three disadvantage. फेरिट कोर मेमोरी के 3 डिसएडवांटेज है। सबसे पहले तो ये स्लो होती है, बल्कि एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर, बहुत ज़्यादा पावर ये कंज्यूम करती है और साइज में भी बड़ी होती है। दे वेयर इनकम्पेटिबल टू द प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। प्रोसेसर ज़्यादातर सेमीकंडक्टर के जो लॉजिक सर्किट्स है उसके बेस पर तैयार होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मेमोरी थी वो सेमीकंडक्टर थी। सो उसका जो सर्किट होता था वो उससे मैच नहीं खाता था, इसलिए वो उस प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी के इनकम्पेटिबल हुआ करती थी, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्ट वायरिंग पैटर्न। उसका डिज़ाइनिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन के बेस पर वायरिंग की जाती थी। सो दिस वायर्स आर नीडेड फॉर मैग्नेटाइजेशन, इसलिए उसका जो सर्किट बनता था वो थोड़ा टफ होता था। So, ये थी फेरिट कोर टेक्नोलॉजी से बनी हुई प्राइमरी मेमोरी। अब जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सेकंड, वो है सेमीकंडक्टर मेमोरीज। सो अभी की जो टेक्नोलॉजी है वो है सेमीकंडक्टर। अब हम इसे समझते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से अगर मेमोरी डिज़ाइन होती है तो वो किस तरह की होगी, उसका क्या नेचर होगा, वो वोलेटाइल होगी या नॉन वोलेटाइल होगी, और अगर वो डेटा को स्टोर करेगी तो किस पैटर्न में करेगी। सो लेट्स डिस्कस सेमीकंडक्टर मेमोरी। The semiconductor memories falls under two main technology. First is
bipolar semiconductor memories, and second is metal oxide सेमीकंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड, MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर memories। For larger RAM chips, normally MOS, metal oxide semiconductor, is used at present. There are two main categories of semiconductors memory. Known as static and dynamic. In contrast to ferrite core memory, semiconductor RAM are volatile in nature. So अब सेमीकंडक्टर को हम लोग समझ लेते हैं। The semiconductor memories falls under two main categories. So semiconductor memories की दो मेन कैटेगरी है। फर्स्ट बायपोलर सेमीकंडक्टर मेमोरी, एंड सेकंड इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मेमोरी। सो या तो बायपोलर डिवाइस से मिलकर बनी होगी या तो फिर वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होगी। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। सो एक है बायपोलर सेमीकंडक्टर और एक है ट्रांजिस्टर, इन दोनों से मिलकर बनी होती, इसलिए सेमीकंडक्टर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है और दोनों अलग अलग तरह का मटेरियल है, दोनों का नेचर अलग अलग होता है। जो लार्जर रैम्स होती है वो मेटल ऑक्साइड से मिलकर बनी होती है। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज नोन एज स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अभी हम समझते हैं स्टैटिक क्या है, डायनेमिक क्या है। इन कॉन्ट्रास्ट टू, इसको यहाँ पे फेरिक कोर मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी से कंपेयर किया है और ये बताया है कि ये जो है वॉलेटाइल होती है नेचर में। जैसे आपने देखा कि फेरिट कोर मैग्नेटिक स्पॉट के फॉर्मेट में एक कोर के अंदर बाइनरी इंफॉर्मेशन के रूप में डेटा को स्टोर करती है, तो जहाँ पर मैग्नेटिक स्पॉट होंगे तो ऑलरेडी वहाँ डेटा परमानेंटली स्टोर होगा। तो फेरिट कोर मेमोरी हमेशा परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखती है, जबकि वो प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है। बट यहाँ पर अगर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से अगर कोई प्राइमरी मेमोरी डिज़ाइन की जाती है तो वो नेचर में वोलेटाइल होती है। और वोलेटाइल का मीनिंग है कि पावर कट ऑफ होने के बाद उसमें डेटा नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी पूरी जो सर्किटरी है उसमें जितने भी सेल्स हैं उसके सभी सेल्स के अंदर से पावर चला जाता है। क्योंकि जब वोल्टेज खत्म हो गया है, पावर कट ऑफ होने का मीनिंग है वोल्टेज का सप्लाई बंद हो जाना। तो SMPS पावर सप्लाई बंद कर देता है और प्राइमरी मेमोरी जो मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और SMPS से जो केबल होता है वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। तो SMPS के कारण ही मदरबोर्ड में सभी इक्विपमेंट को पावर मिलता है। तो जैसे ही पावर कट ऑफ होता है SMPS से पावर कट ऑफ हो जाता है और मदरबोर्ड में पावर जाना बंद हो जाता है, जिसके कारण से जो प्राइमरी मेमोरी जो मदरबोर्ड में लगी होती है उनकी भी सेल्स धीरे धीरे फिनिश हो जाएगी। तो पूरा करंट
उसकी शेल से चला जाएगा, और हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर था, जो कि 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर जो मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है नेचर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेमीकंडक्टर। जो हमारी मेन मेमोरी बनती है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से। तो अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी। इट्स 250। ओके ओके, तो नो इशू। हम लोग इस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इसे हम कंप्लीटली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी, राइट। सो अभी तक हमने जो देखा वो क्या क्या देख चुके हैं आज के लेक्चर में। मेन मेमोरी हमने स्टार्ट किया था, मेन मेमोरी को हमने डिफाइन किया, मेन मेमोरी की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी दो टेक्नोलॉजी देखी, फेरेट कोर मेमोरीज और सेमीकंडक्टर मेमोरी। फाइन। अब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से जो मेमोरी बनती है वो हमारी मेन मेमोरी होगी। अब सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करें।